जय हिंद। मैं पप्पू सर एक बार फिर से पीडीएफ माइंड में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का नया सेशन चालू करते हैं। 10वीं कक्षा के इतिहास का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति, तो ये मैं बता चुका था पिछले वाले क्लास में, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे इसके आगे से शुरू करते हैं। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या था? परिणाम, अब रिजल्ट तो आ गया। अब रिजल्ट क्या आया वो हमको अब देखना है, क्योंकि 1830 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके थे। आज से हम शुरू करते हैं 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम। ये परिणाम क्या था? तो पहला परिणाम था कि चार्ल्स दसम फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। अब चार्ल्स जो दसम था, वो जो फ्रांस का राजा जो बना था, वो फ्रांस की गद्दी को छोड़ दिया और भाग गया। वो चला गया, और कहाँ चला गया? वो इंग्लैंड चला गया, वो लंदन चला गया। अब फ्रांस की गद्दी को छोड़ करके भाग गया। दूसरा था, फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। बुर्बो राजवंश याद कीजिए। बुर्बो राजवंश, बुर्बो राजवंश का एक राजा था जिसको नाम था लुई 16वां। लुई 16वां को फांसी की सजा दिया गया। और फिर बुर्बो राजवंश का जो दूसरा राजा बना उसको नाम था लुई 18वां। क्या नाम था? लुई 18वां। अब लुई 18वां किसकी मेहरबानी से राजा बना था? तो मेटरनिक की मेहरबानी से लुई 18वां को फिर बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया और लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। आगे है ऑरलेयंस वंश के लुई फिलिप का शासक बनना। एक नया राजवंश आया, ऑरलेयंस। और ऑरले वंश का जो राजा था, उस राजा को नाम था लुई फिलिप। क्या नाम था? लुई फिलिप। अब लुई फिलिप ऑरलेयंस वंश का एक नया राजा बना। ऑरलेयंस वंश का एक नया राजा जो बना उसको बना था लुई फिलिप। आगे है उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। एक ऐसी विचारधारा का स्थापना किया जाएगा, एक ऐसी लोग राजतंत्र का स्थापना किया जाएगा जो संविधान के नजरिए से काम करेगा, संवैधानिक तरीके से काम करेगा, संविधान नियम कानून से काम करेगा। आगे मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती। सही बात है, मेटरनिक व्यवस्था की चुनौती के मतलब क्या? कि जो मेटरनिक जो नियम कानून बनाया था, जो मेटरनिक ने जो व्यवस्था बनाया था फ्रांस के लिए, अब मेटरनिक का जो राजा बनाया हुआ था तो खत्म हो गया। मेटरनिक ने तो बुर्बो राजवंश का लुई 18वां को राजा बनाया था। चार्ल्स दसम को फ्रांस का राजा बनाया था। चार्ल्स दसम भी अपना गद्दी छोड़कर भाग गए। अब एक नया राजवंश आया, और नया राजवंश क्या आया? ऑरलेयंस वंश का राजा एक लुई फिलिप आया। अब फ्रांस की गद्दी पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। वो इतिहास क्या रचा जा रहा है? ये रचा जा रहा है कि लुई फिलिप राजा बनता है, वो भी एक दूसरे राजवंश का, जो पहले राजवंश का जो राजा था बुर्बो राजवंश के लुई 18वां को हटाकर। अब ये जो पुराने वाले जो राजवंश था उसको हटा दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। एक नया राजवंश का स्थापना किया गया, ऑरलेयंस वंश, जिसका पहला राजा बना लुई फिलिप। आगे है यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार। अब पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब कि देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना जागा, और वैसा जागा कि पूरा यूरोप में इसका प्रसार हो गया, इसका विस्तार हो गया। सारे लोग के पास यह संदेश पहुंच गया कि यूरोप के प्रति लोगों का विचार किस प्रकार से रखना है, कैसे देश के प्रति काम करना है, कैसे देश के प्रति सोचना है, देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये किसके लिए? ये फ्रांस की बात किया जा रहा था। चलिए आगे है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। क्या है? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण। अब 1830 पढ़ लिए,
कारण पढ़ लिए, परिणाम पढ़ लिए। अब एक क्रांति जो है, एक क्रांति और होता है फ्रांस में, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। 1848 की क्रांति। आगे कहता है लुई फिलिप की कमजोर नीति। अब 1848 में फिर युद्ध शुरू हुआ, फिर एक क्रांति शुरू हुआ। अब इस क्रांति का पहला जो परिणाम निकल कर आया, पहला जो कारण निकल के आया कि 1848 की क्रांति का जो पहला कारण था, वो कारण क्या था? तो पहला कारण था लुई फिलिप की कमजोरी। अब जो ऑर्लेयंस वंश का राजा, ये कौन वंश का राजा था? ऑर्लेयंस वंश का जो राजा था, जिसको नाम था लुई फिलिप। अभी जो लुई फिलिप एक ऐसा राजा था जिसकी कमजोर नीति था। जो नियम कानून जो ऑर्लेयंस बनाता था, जो लुई फिलिप जो कमजोरी जो इसका था, जो नियम कानून बनाता था, जो कानून बनाता था, उसमें दम नहीं था। एकदम कमजोर नीति बनाता था, या तो पालन ना हो सकता था, न तो टूट जाता था। तो इतना कमजोर नीति किसका था? तो वो था लुई फिलिप का। तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का पहला कारण था, जब नियम कानून ही अच्छा नहीं बनेगा, जब कानून ही मजबूत नहीं रहेगा, नियम कानून मजबूत रहबे नहीं करेगा, उस पर सख्त दिखाइएगा ही नहीं, तो पालन कौन करेगा नियम कानून को? और जब पालन करिएगा नहीं तो नियम कानून टूटेगा कि नहीं टूटेगा? और जब नियम कानून टूटेगा तो फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए। आगे है लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गिजो को प्रधानमंत्री बनाना। अब जो लुई फिलिप जो था, ध्यान से समझिए, लुई फिलिप जो था एक आदमी था जिसको नाम था गिजो। क्या था नाम? गिजो। और लुई फिलिप क्या किया कि गिजो को प्रधानमंत्री बना दिया। गिजो एक ऐसा व्यक्ति गिजो था जो प्रतिक्रियावादी कहलाता था। गिजो जो था वो प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी उसको कहा जाता है जो किसी की बात न सुने, जो अपनी मनमानी करे, वो प्रतिक्रियावादी होगा। और घोर प्रतिक्रियावादी था, थोड़ा बहुत नहीं, घोर प्रतिक्रियावादी। अब घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है बहुत ज्यादा ही वो क्या था? प्रतिक्रियावादी था। अब इसका नाम क्या था? गिजो। क्या था? गिजो। और गिजो को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। अगला है संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना। अब बताइए कि आप जब राजा हैं, आप जब प्रधानमंत्री हैं, तो आप प्रजा के लिए कुछ पॉजिटिव काम ना कीजिएगा कि निगेटिव काम कीजिएगा? अब अगर निगेटिव काम कीजिएगा तो जनता आपसे नाराज होगी ना, प्रजा आपसे नाराज होगी ना। और जब प्रजा नाराज होगी तो आपके खिलाफ खड़ा होगी कि नहीं होगी? और जब आपके खिलाफ खड़ा होगी तो आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी ना जनता, प्रजा करेगी ना। क्योंकि आप किसके लिए सत्ता पर बैठे हो? आप किसके लिए शासन कर रहे हो? जनता के लिए ही ना कर रहे हो। और जनता के लिए काम नहीं करोगे तो अगर न तो वैधानिक करेगा, न संवैधानिक करेगा, नहीं तो आर्थिक करेगा। किसी प्रकार का सुधारात्मक कार्य, प्रजा को सुधारने का काम नहीं किया जा रहा है। देश को कैसे सुधारना, कैसे मजबूत बनाना है, इस पर कोई बात नहीं करता था, कोई काम नहीं करता था। जनता नाराज हुई तो जो हाल उसके खिलाफ में किया गया था, किसके खिलाफ? लुई 16वां के खिलाफ, वो भी एक खोज रहा था। आगे देखते हैं किया था कि नहीं किया था। आगे पूंजीपति वर्ग को साथ रहना। अब बताओ साथ रख रहा है कि गरीब व्यक्ति को मदद नहीं कर रहा है, गरीब व्यक्तियों के साथ नहीं रह रहा है, गरीब प्रजा के, किसानों को, मजदूरों को कोई काम नहीं कर रहा है, उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। और जो पूंजीपति वर्ग हैं, जो अमीर लोग हैं, उसको अपने साथ रख रहा है। प्रजा पर ध्यान नहीं दे रहा है, गरीब जनता पर ध्यान नहीं दे रहा है, किसानों पर ध्यान नहीं दे रहा है, मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो अक्सर आंदोलन में भाग वही लेते हैं और अक्सर वही लोग आंदोलन करते हैं जो चारों तरफ से सताए हुए लोग होते हैं। और जो चारों तरफ से जो सताए हुए लोग होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, घायल शेर और घायल मजदूर और किसान को छेड़ा नहीं जाता। और जब वो एक बार पलट जाते हैं ना, तो फिर किसी को छोड़ते भी नहीं हैं। तो किसान, मजदूर, छात्र संगठन में इतना ताकत है, प्रजा में बहुत ताकत है।
अब घायल प्रजा को ये सब राजा छेड़ता था। अजय यही घायल शेर जब पीछे पलटेगा ना एक बार, तो किसी का नहीं होता है, वो दहाड़ता है, फिर किसी को नहीं छोड़ता है। अब पूंजीपति वर्ग को साथ रख रहा है, गरीब जनता को साथ नहीं दे रहा है, गरीब जनता के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ये घायल शेर की तरह होते हैं। भूख से व्याकुल प्रजा भूखे शेर की तरह दहाड़ते हैं, वो पागल शेर की तरह दहाड़ते हैं। जब प्रजा पर जब अत्याचार होता है, जब गरीब जनता पर अत्याचार होता है, तो राजा चाहे कोई भी हो, राजा चाहे कोई भी हो, जब प्रजा अपने आप पर आएगी तो किसी को नहीं सुनेगी फिर, क्योंकि वो गरीब है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसको पता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर मारे भी जाएंगे तेरे खिलाफ आंदोलन करते हुए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। असफल विदेश नीति, इसका विदेश नीति भी असफल हो गया। किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा, कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं, सारा के सारा नीतियां जो है वो क्या हो गया, कमजोर हो गया, सब असफल हो गया। क्योंकि लुई फिलिप के कमजोर नीति ही था, नियम कानून ही तुम्हारा कमजोर था। जब नियम कानून ही सब कमजोर रहेगा तो तुम्हारा कोई नियम काम नहीं करेगा। बेरोजगारी और भूखमरी को बढ़ना, अभी बताएं कि जब प्रजा में राजा के खिलाफ आक्रोश तभी होता है जब वो प्रजा भूखमरी और बेरोजगारी से जूझ रही होती है। अगर प्रजा भूखमरी और बेरोजगारी से नहीं जूझ रही होती तो कोई राजा के खिलाफ प्रजा आवाज नहीं उठाएगी, कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। आप राजा हो, आप प्रजा के लिए काम करो, आप किसानों के लिए काम करो, आप नौजवानों को नौकरी दो, आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन जब प्रजा जब निरंकुश है, प्रजा जब नालायक है, तब तो कुछ हो सकता है। राजा नालायक है, राजा निरंकुश है, तो कुछ हो सकता है, प्रजा उसके लिए भी कुछ भी कर सकता है। आगे है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम। वो कारण था, क्या क्या कारण हुआ कि 1848 की क्रांति हो गया। आगे है परिणाम कि क्या क्या परिणाम निकला। तो रिजल्ट में देखिए क्या क्या निकला है। तो रिजल्ट में निकला है, पहला, पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। पुरातन के मतलब होता है पुराना, पुराने जमाना का। जो पहले का जो व्यवस्था था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आगे है नेशनल असेंबली द्वारा गणतंत्र की घोषणा। अब गणतंत्र फिर से स्थापित हो गया। राजतंत्र था, पहले गणतंत्र था, मेटरनिख ने फिर राजतंत्र लाया और राजतंत्र के बाद फिर अब गणतंत्र हो गया। आगे 21 वर्ष के ऊपर से सभी वयस्क पुरुषों का मताधिकार का, अब 21 साल से अधिक जेकरा जिस व्यक्ति को है वो वोट देने का अधिकार उसको है, वो इलेक्शन में वोट दे सकता है। आगे है द्वितीय गणराज्य की स्थापना। अब गणराज्य बन गया फ्रांस। लुई नेपोलियन का फ्रांस का सम्राट बनाना। अब लुई नेपोलियन नाम का एक नया राजा आया जो फ्रांस की गद्दी पर बैठा और फ्रांस का एक नया राजा बना। आगे है यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार। अब यूरोप में एक नया फिर से प्रसार होने लगा राष्ट्रवाद को। अब राष्ट्र के प्रति प्रेम और भावना को जगाने का एक फिर से समय आया और पूरा यूरोप में इसका विस्तार हुआ। पूरा यूरोप जाना, पूरा यूरोप में बात फैल गई कि देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना रखना है और देश को बचाना है तो राजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। चलिए आगे है 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभक्त था। अब जो इटली था 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभक्त था। अब 19वीं सदी के समय अब मेटरनिख के काम यही था, जर्मनी को तोड़ दिया, इटली को तोड़ दिया। अब इटली मध्य 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। और 7 राज्य कौन था? सवोई जिसको सार्डिनिया को राजा को दे दिया गया, सार्डिनिया का राजा को दे दिया गया। अब मेटरनिख क्या किया कि इटली और जर्मनी को अलग अलग भागों में जब बांटा ना तो सबको अलग अलग दे दिया कि अरे 7 को बांटे ना, तू एगो ले लो,
वो राजा को ओ वाला शहर, ओ राजा को ओ वाला शहर, और कहा कि तुम भी ले रे और ले लो ये भी राजा। अब सबको इटली को 7 बराबर बराबर भागों में बांटा और बांट के कहा कि तू ले रे, यहाँ का राजा बनेगा। हाँ बनेगा सर, ले लो। तू राजा बनेगा, चलो तुमको देते हैं, चलो वो वाला राजा तुमको देते हैं। अब सबका राज बांट दिया। इटली के में ऐसे मध्य 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्य में। तो जब पहला राज था उसका सबोई, सबोई को किसको दे दिया? तो सार्डिनिया के राजा को दे दिया। अरे सार्डिनिया के राजा तू सबोई को लेगा? कहा कि हाँ सर लेवे करेंगे। तरह ले, अब राजा बना दिया। एक था लोम्बार्डी, लोम्बार्डी किसको दिया? वेनेसिया, वेनेसिया किस राजा को दिया? ऑस्ट्रिया का राजा का। कहा कह रहे लोम्बार्डी लेगा रे? तो हाँ सर लेवे करेंगे, तो चलो ऑस्ट्रिया को दे दिया। आगे सिसिली और नेपल्स फर्डिनेंड को दे दिया। कहा कह रहे सिसिली का राजा बनेगा तू? तो कहा कि हाँ बनवे करेंगे सर, तो ले बन ले। इसको फर्डिनेंड को दे दिया। पेपल, पेपल को दे दिया पोप को। पादमा, पादमा को दिया हैवेसबर्ग राजवंश, हैवेस राजवंश का दे दिया। एक राजा हैवेसबर्ग, हैवेसबर्ग राजवंश। अब जो पादमा जो बहुत खूबसूरत शहर था, इसको कहा करे तू लेगा? तो कहा कि हाँ सर लेवे करेंगे। हैवेस राजवंश पादमा को दे दिया। टास्कनी, टास्कनी को दे दिया हैवेस राजवंश को। और मोडेना, मोडेना, मोडेना भी दे दिया हैवेस राजवंश को। तो इटली 7 राज्यों में विभक्त था, 7 राज्य में बांटा गया था। और इटली को 7 राज्य को अलग अलग राजा को दे दिया कि चलो तुम अब यहाँ के राजा बनो और मनचाहा तुम टैक्स वसूल सकते हो प्रजा से। गरीब प्रजा पर जितना चूसना है चूस सकते हो खून उसका। चलिए आगे है इटली के एकीकरण में बाधक तत्व। अब इटली के एकीकरण में बाधक तत्व का मतलब क्या है कि जब इटली के एकीकरण जब हो रहा था तो सबसे बड़ी समस्या क्या था? एकीकरण, इटली के एकीकरण। इटली एक राज्य है, देश है जिसकी राजधानी जो है वो है रोम। एकीकरण का मतलब होता है एक करना। क्या करना? एक करना। अब बताइए कि इटली के एकीकरण से पहले इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो 7 राज्यों में विभक्त हो चुका था, जो 7 को अलग अलग भागों में अलग अलग राजा उसको दे दिया था। कहा कि इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ये बताएं कि इटली के एकीकरण की जरूरत क्यों पड़ा? इटली को एक करने की जरूरत क्यों पड़ा? क्या इटली में फूट फड़ा था? इटली के राजा प्रजा आपस में मारपीट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। इटली को एक इटली देश जो था कई छोटे राज्यों में बट गया था, वो एक होना नहीं चाह रहे थे। तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा यह था कि 7 राज्य है और 7 राज्य में एक बड़ा बड़ा राजा है, उस सबको कैसे मनाया जाए और कैसे सुधारा जाए, कैसे युद्ध में हराया जाए, कि प्रेम से आ जाएगा, प्यार के से बातें करने से आ जाएगा, किस तरह से आएगा कि 7 राज्य को एक कर दिया जाए और इटली को, पूरे इटली को एक बनाया जाए, अब इटली के एकीकरण किया जाए। तो सबसे बड़ी समस्या था कि मानो कि एक राजा अगर मान भी जाता है कि हम इटली में मिल जाएंगे, तो इसका क्या गारंटी है कि दूसरा राजा भी मिल जाएगा? नहीं ना। तो ये भी समस्या था। अगला है इटली और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। अब बताओ, अब हस्तक्षेप बता दिया कि हस्तक्षेप है, बीच में टांग अड़ा रहा है। तीसरा है पॉप का इच्छा था कि इटली के एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में, और पॉप भी चाहता था, पॉप चाहता था कि जब भी इटली का नेतृत्व में एकीकरण होना तो हमको कहने के अनुसार हो, हमारे नेतृत्व में हो, हम लोगों को बताएंगे, हम राजा को बताएंगे कि कैसे क्या करना है। अब पोप अलग चक्कर में था, पोप अपनी लालच दिखा रहा था। चलिए आगे चलते हैं। इटली के एकीकरण में सहायक तत्व, अब उसमें समस्या था कि इटली के एकीकरण में समस्या क्या था, इसमें बता रहा है कि सहायक तत्व क्या है, क्या क्या इसका सहायक है। सहायक कहने का मतलब कि मददगार क्या था, इटली के एकीकरण में मदद वाला चीजें क्या क्या था, कैसे सहायता मिला। तो पहला है राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। हाँ, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, जिस व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागेगा तो ओकर विचारधारा का प्रभाव बहुत पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति अगर बहुत अच्छा वक्ता है, एक व्यक्ति अगर बहुत अच्छा बोलता है, एक व्यक्ति अगर देश के प्रति अगर उसका अच्छा विचारधारा है, तो उसका प्रभाव जहां भी बोलेगा उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा। तो क्या अच्छा बोलेगा, अच्छे काम के लिए बोलेगा,
अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए वो बोलेगा। अगला है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। अब इटली के एकीकरण में सहायक तत्व यह था कि फ्रांसीसी क्रांति भी हो रहा था उसी समय। तीसरा था इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन। अब बताओ, इटली विजय के बाद नेपोलियन क्या किया कि इटली को 3 गणराज्य में बांट दिया। अगला है वीना कांग्रेस के द्वारा 2 राज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण। अब वीना कांग्रेस ये भी बहुत अच्छा चीज है। तो वीना कांग्रेस का किया कि एक पिडमाउंट था, एक सार्डिनिया था। क्या था? सार्डिनिया। एक पिडमाउंट था, एक सार्डिनिया, और सार्डिनिया पिडमाउंट को एक कर दिया और वो पूरा देश बन गया सार्डिनिया पिडमाउंट। एक किसके सहायता से हुआ? वीना कांग्रेस। सार्डिनिया एक था, सार्डिनिया, अब एक था पिडमाउंट। क्या था? पिडमाउंट। और दोनों से क्या बन गया? सार्डिनिया पिडमाउंट। सार्डिनिया पिडमाउंट। और जब सार्डिनिया पिडमाउंट बना तो केकर किसका देन था? तो वीना कांग्रेस का देन था। वीना कांग्रेस की मदद से सार्डिनिया और पिडमाउंट 2 अलग अलग राज्य एक हो गए। आगे नागरिक आंदोलन। अब भाई नागरिक आंदोलन तो करेगा, जब नागरिक के लिए जब अच्छा काम नहीं करेगा तो नागरिक आंदोलन तो करेगा ही करेगा। मेटरनी की प्रतिक्रियावादी सोच। अब मेटरनी का भी प्रतिक्रियावादी सोच था कि जो करेगा से स्वयं करेगा, किसी का नहीं सुनेगा। अगला है मेजिनी, काउंट काबूर और गरीवाल्डी का योगदान। अब मेजिनी, काउंट काबूर और गरीवाल्डी का योगदान बहुत बड़ा रहा। इटली के एकीकरण में तीनों व्यक्ति का जो योगदान है वो बहुत सराहनीय है। इन लोग के तीनों के बदौलत ही तो इटली का एकीकरण संभव हो पाया था। चलिए अब पढ़ना है मेजिनी। मेजिनी क्या था? अब मेजिनी के बारे में पढ़ लेते हैं कि मेजिनी का जीवन कैसा था और मेजिनी था क्या। चलिए पढ़ते हैं मेजिनी। मेजिनी एक व्यक्ति था। मेजिनी कौन था? एक व्यक्ति था। मेजिनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग्य सेनापति था। मेजिनी जो था वो साहित्यकार था। क्या था? साहित्यकार। साहित्यकार का मतलब क्या होता है? जो किताब लिखता है। अब ये क्या था? ये गणतांत्रिक विचारों गणतांत्रिक विचारधाराओं का ये क्या था? समर्थन था। ये योग्य सेनापति भी था। ये सेनापति भी था। सेनापति का भी काम करता था। बहुत अच्छा सेनापति था। आगे है मेजिनी का संबंध कार्बोनरिक नामक गुप्त दल से था। मेजिनी एक ने कार्बोनरी नामक संगठन बनाया था। ये जो गुप्त था, जो पता करता था कि कौन राजा किसके बारे में क्या बातें करता है, कौन राजा किसके खिलाफ में कौन सी षड्यंत्र रच रहा है। ये किसका काम था? कार्बोनरी नामक संगठन का। अगला है 1830 में मेजिनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण मेजिनी को इटली से पलायन करना पड़ा। हाँ, 1830 में मेजिनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा था। मेजिनी सोचा कि हम अकेले ना कर देंगे उत्तरी और मध्य इटली का। मेजिनी को लगा कि हम एक अच्छे इंसान हैं, हम साहित्यकार हैं, हम गणतांत्रिक विचारों का समर्थन करते हैं, हम एक अच्छे सेनापति हैं, चलो इटली का एकीकरण करते हैं। अब मेजिनी चल पड़ा अकेले इटली का एकीकरण करने। इसको अकेले नहीं जाने का काम था। अब अकेले चला गया 1830 में। अब 1830 में मेजिनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। अब मेटरनिख बीच में आ गया। अब मेटरनिख नागरिक आंदोलन का मतलब कि इटली के एकीकरण करने के लिए जो लोगों में, प्रजा में, जो जनता में, जो नागरिकों में जो इटली के एकीकरण करने के लिए जो जोश उठा था, जो आंदोलन कर रहे थे कि इटली का एकीकरण करना है, मेटरनिख उसको दबा दिया। कहा कि शांत रहो, शांत रहो। अब आंदोलन करने से रोक दिया, राजा के खिलाफ बोलने से मना कर दिया। अब उसको वहीं पर मेजिनी दबा दिया, जिसके कारण मेजिनी को इटली से पलायन करना पड़ा। इस चलते मेजिनी डर गया और इटली से भाग गया। अब मेजिनी को लगा कि हम तो निकले तो हैं एकीकरण करने, और अगर ना हुआ तो अब इन्हें मेटरनिख आया, अब नागरिक आंदोलन को ही दबा दिया, जिससे सहारे मेजिनी कूद रहा था। मेजिनी को लगा कि नागरिक जब आंदोलन कर रहा है तो नागरिक का समर्थन तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। अब मेजिनी ये बात सोच कर निकल पड़ा आंदोलन करने।
और जैसे ही आंदोलन करने गया तो पता चला कि मेटरनिख आया और नागरिक आंदोलन को दबा दिया, खत्म करवा दिया। अब मेजिनी को ओकरे भरोसे था, मेजिनी नागरिक आंदोलन के भरोसे ही बैठा था, सोचा था कि अगर हम निकले तो जितना नागरिक आंदोलन कर रहा है सब मेरे पीछे पीछे चलेगा। अब मेटरनिख ओकरे दबा दिया, उसी आंदोलन को खत्म कर दिया। आगे है मेजिनी 1830 में यंग इटली, कौन इटली? यंग इटली, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया। यंग इटली कब? 1830 में। अगला है 1834 में मेजिनी ने यंग यूरोप की स्थापना किया। यंग यूरोप का स्थापना कब किया? 1834 में। अगला है मेजिनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स अल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। अब मेजिनी इटली का एकीकरण करना चाह रहा था। देखिए, मेजिनी इटली का एकीकरण करना चाह रहा था, गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक, सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स अल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। अब इन्हें मेजिनी कहता था कि इटली के एकीकरण कर गणराज्य बनाएंगे। अब उधर सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स अल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। उन्हें मेजिनी अलग लड़ रहा है कि हम करेंगे, अल्बर्ट कर रहे थे इन्हें हम करेंगे। चलो दोनों करो भाई, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। 1848 में मेजिनी को पुनः इटली आया। अब मेजिनी क्या है, मेजिनी जो पलायन कर गया था, इटली से भाग गया था, 1848 में मेजिनी दोबारा इटली आता है। क्या मिनट हुआ चुलबुली? चलिए, स्लाइड खत्म हो गया आज का। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए, कैसा लगा? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए PDF माइंड पप्पू सर के साथ। तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा, फीडबैक हमको देते रहिए। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपको समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप जानते हैं कि हर रोज मैं इसी टाइम पर आप लोग के साथ मिलता हूं। तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेहनत कीजिए। मेहनत के अलावा कुछ नहीं करना है। तो मैं और क्या बताऊं, मेहनत कीजिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आप लोगों के लिए मैं कुछ लिख कर लाया था, 2 लाइन मैं सुना दूं कि एक मोटिवेशन स्पीच है कि लाइए। चलिए, एक बड़ा अच्छा एक शायरी मैं आप लोगों को सुनाता हूं कि तेरी सादगी पर दिल हारा है मैंने, कि तेरी सादगी पर दिल हारा है मैंने, तेरी हर बात को दिल से माना है मैंने, तेरी सादगी पर दिल हारा है मैंने, तेरी हर बात को दिल से माना है मैंने। तू ही मेरी पहली और आखिरी चाहत हो, तू ही मेरी पहली और आखिरी चाहत हो, तुझ में ही अपना सब कुछ पाया है मैंने। तो कैसा लगा? चलिए, मैं छोटा छोटा कुछ लिखते रहता हूँ। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपका क्लास ज़रूर बताइएगा। चलिए कमेंट कीजिए प्यारा सा और बताइए कि आज का क्लास, आज का सेशन कैसे रहा। तो चलिए फिर कल इसी टाइम पर आप लोग से मैं रूबरू हूँगा। तो चलिए, थैंक यू।